हेलो स्टूडेंट, ये है हमारा चैप्टर 3 पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने सुदूर संवेदन के बारे में पढ़ा था कि सुदूर संवेदन क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आज हम देखेंगे सुदूर संवेदन के प्रकार क्या क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग सेंसर्स। तो सुदूर संवेदन के जो प्रकार हैं उनको हमने मेनली दो भागों में वर्गीकृत किया है, सक्रिय सुदूर संवेदन और निष्क्रिय सुदूर संवेदन। ठीक है, तो ये जो दोनों संवेदन हैं वो एक चीज़ पर अलग अलग हैं। जो सक्रिय सुदूर संवेदन होता है, इसमें जो संवेदी उपकरण होता है हमारा, वो ही विद्युत तरंगीय चुंबकें उत्पन्न करता है। जैसे जो हमारी एनर्जी है, जो लाइट हम यूज़ करते हैं, वो इस संवेदी उपकरण द्वारा स्वयं ही उत्पन्न की जाती है। अगर हम ये देखो, ये पिक्चर है, ये इसको शो कर रही है। हम देखेंगे हमारी यहाँ पे सैटेलाइट है। ठीक है, इस सैटेलाइट ने एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस की, ऑब्जेक्ट के ऊपर डाली। ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, इन ऑब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने रोशनी डाली, एनर्जी डाली, और उसके बाद यही रिफ्लेक्ट होके वापस पहुंची। और देखो, 1 नंबर पे ये एनर्जी आई, रिफ्लेक्ट होके 2 नंबर पे ये वापस चली गई, और फिर ये आंकड़े इस सैटेलाइट ने एकत्रित करके यहाँ पर जो हमारा ग्राउंड स्टेशन है उसके पास हमने भेज दिए। तो यही इसमें है, ये संवेदी उपकरण जो स्वयं विद्युत चुंबकीय उत्पन्न करते हैं। जिस जगह या वस्तु की जानकारी लेनी होती है उसकी तरफ इन तरंगों को भेजते हैं, और ये तरंगे जब वस्तु से टकरा कर परावर्तित तरंगों के आधार पर आंकड़ों का पता लगाती है। निष्क्रिय सुदूर संवेदन में क्या होता है कि जो सुदूर संवेदी उपकरण है उसमें प्रकाश जो है वो सूर्य का होता है। ये हमारा जो ये चित्र है, ये पैसिव रिमोट सेंसिंग यानी कि निष्क्रिय सुदूर संवेदन को दर्शा रहा है। यहाँ पे हमने सूरज की रोशनी यूज़ की, सूरज की रोशनी ने यहाँ पे अपनी एनर्जी डाली, ये किरणें परावर्तित होकर हमारी सैटेलाइट पे गई, और जो आंकड़े हमें यहाँ पर मिले वो इस सैटेलाइट ने जो हमारा ग्राउंड स्टेशन है उस पर भेज दिए। तो इन दो तरीक़ों से हम यहाँ पर आंकड़े इकट्ठा करते हैं, सक्रिय सुदूर संवेदन के द्वारा और निष्क्रिय सुदूर संवेदन के द्वारा। अब है सुदूर संवेदन में हम विभेदन के कौन कौन से प्रकार यूज़ करते हैं। देखो क्या होता है, ज़मीन पर चीज़ों का साइज़ अलग अलग होता है, चीज़ों की जो परावर्तित करने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो इस आधार पर हमें जो है सेंसिंग जो रेजोल्यूशंस है उनका चुनाव यहाँ पर हमें चीज़ों के हिसाब से करना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर 4 प्रकार के रेजोल्यूशन हैं, 4 प्रकार के विभेदन है। सबसे पहला स्थानीय विभेदन यानी कि स्पेशियल रेजोल्यूशन। तो इसका क्या अर्थ है, धरातल पर पास पास स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी जिसे उन्हें प्रतिबिंब में स्पष्ट एक दूसरे से पृथक देखा जा सके। देखो स्पेशियल क्या होता है, स्पेस से रिलेटेड, धरातल से रिलेटेड। तो इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं जब धरातल पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच इतनी दूरी हो कि भाई हम उन 2 चीज़ों को, उन 2 वस्तुओं को पृथक कर सके, अलग अलग देख सके। तो स्थानीय विभेदन में न्यूनतम संख्या अच्छे स्थानीय विभेदन को दर्शाता है। तो जितनी न्यूनतम संख्या होगी उतना ही हमारा स्थानीय विभेदन अच्छा होगा। फिर स्पेक्ट्रल विभेदन। ठीक है, स्पेक्ट्रल विभेदन अलग अलग बैंड में विभेदन करने की शक्ति को दिखाता है। ठीक है, हमारे 3 तरह के बैंड होते हैं मेनली, तो रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी अब बढ़ रही है तो हम मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड भी यूज़ करते हैं। तो अलग अलग बैंड में विभेदन करने से सुदूर संवेदन में ज़्यादा से ज़्यादा सूचना हमारी प्राप्त होती है। इस क्रम को हाई स्पेक्ट्रल स्कैनर बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। फिर तीसरा है हमारा रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। रेडियोमेट्रिक विभेदन में कुल रेंज को कितने ग्रे स्तरों तक हम कर सकते हैं। देखो जो हमारी ब्लैक एंड वाइट जो इमेजेस होती हैं उसमें कलर नहीं होते, लेकिन हम उसमें ग्रे शेड, अलग अलग ग्रे शेड को पहचानते हैं। तो यहाँ पर रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में क्या है कि भाई जो हमारी ग्रे शेड्स हैं,
जो ग्रे शेड्स हैं उसको हम कितने स्तरों तक अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर 8 बिट इज इक्वल टू 266 ग्रे माना गया है। तो जो हमारी इमेज 8 बिट की होगी उसमें हमें 256 जो ग्रे शेड्स हैं वो हमें यहाँ पर मिलेगी। फिर है सामयिक विभेदन, टेम्पोरल रेजोल्यूशन। ये विभेदन है हमारा टाइम से रिलेटेड। उपग्रह निश्चित अंतराल पर पृथ्वी को स्कैन करते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मान लो हमने 6 घंटे के बाद की या 10 घंटे के बाद की या 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद, तो वो हमारा सामयिक यानी कि समय से रिलेटेड विभेदन यहाँ पर आ जाता है। तो सामयिक विभेदन उपग्रह की चक्रीय अवलोकन को देखता है। गतिशील तत्वों के अवलोकन हेतु हम सामयिक विभेदन का कम होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखो, ये हमारे पास इमेजेस हैं जो हमने यहाँ पर विभेदन रेजोल्यूशन पढ़े थे। तो ये देखो स्पेशियल रेजोल्यूशन, ठीक है, जो हमारा सबसे पहला रेजोल्यूशन था स्पेस से रिलेटेड। यहाँ पे कोर्स स्पेशियल रेजोल्यूशन है। हम यहाँ पर एक पैटर्न तो देख पा रहे हैं लेकिन हम चीज़ों को नहीं अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे। लेकिन अगर हम फाइन रेजोल्यूशन को देखें तो यहाँ पर हम चीज़ों को आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ये रोड्स हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे ये ग्रीनरी है। ग्रीनरी के बीच में जो देखो ये यहाँ पर भी हम कुछ जो ब्लैंक स्पेसेस है उसमें एक पैटर्न देख के कि भाई ये रोड हो सकता है। तो कोर्स ग्रेन में पहचानना मुश्किल हो रहा है लेकिन फाइन स्पेशियल रेजोल्यूशन में पहचानना आसान हो रहा है। ये हमारा रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन जिसमें हमने देखा था कि ग्रे शेड्स कितनी हैं। तो ये देखो 2 बिट डाटा, 8 बिट फाइन डाटा, इसमें हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पहचान में आ रही हैं लेकिन इसमें उतने अच्छे से नहीं आ रही। एरिया जो है वो हमारा सेम है लेकिन जो बिट हैं, जो स्केल है हमारा वो अलग अलग है। फिर ये हमारा टेम्पोरल, टाइम से रिलेटेड। तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जनवरी है, मार्च है, मई है, जुलाई, सितंबर, नवंबर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ हमने यहाँ पर इमेजेस ली हैं और आप चेंज यहाँ पर देख सकते हो। हर टाइम पीरियड के बाद हर इमेज में आप चेंज यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। तो ये है हमारा टेम्पोरल रेजोल्यूशन। ये स्पेशियल रेजोल्यूशन की टाइप है, ठीक है। अगर हम 80 बाई 80 मीटर देखें तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो रेजोल्यूशन में क्या होता है कि भाई हमारा एक स्केल होता है कि भाई हम इतने मीटर के, इतने किलोमीटर के दायरे में चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारी इमेज है, इसमें 80 टू 80 मीटर है, तो 80 इंटू 80 मीटर में हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 40 में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, 20 में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, 10 में भी नहीं दिखाई दे रहा। जब हम 5 पे आते हैं तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो गई। जैसे ये वेजिटेशन है, ये कुछ समझ आ रहा है लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा क्या है। फिर है 2 का, इसमें हमें और चीज़ें क्लियर हुई। 1 में और ज़्यादा क्लियर हुई। 0.5 में तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है। इवन 1 में भी हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है। तो ये हमारा स्पेशियल रेजोल्यूशन है कि भाई हम किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में जो है यहाँ पर उन दो चीज़ों को पृथक कर पाएँ, उनमें डिफरेंस बता पाए, वो हमारा स्पेशियल रेजोल्यूशन है। ये हमारा हाई स्पेक्ट्रल सेंसर बैंड है। देखो पहले क्या था, हमारे पास ये 3-4 कलर्स आते थे, सिर्फ ये वाले कलर। तो इसमें क्या था, ये हमारा मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड है। चीज़ों की क्वालिटी तो अच्छी हो गई, ठीक है, लेकिन जब हमारा यहाँ पर हाई स्पेक्ट्रल बैंड आया तो हमारे पास इमेजेस जो हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमें यहाँ पे मिलने लगी। हमारे यहाँ पे मोर देन 400 कलर्स हैं और इतने कलर्स में हर एक चीज़ हमें आसानी से दिखाई दे जाती है। कलर लिमिटेशन में यहाँ पर हमें चीज़ें, कुछ हमारी चीज़ें स्किप हो जाती थी, लेकिन ये इसका एडवांस रूप हमें हाई क्वालिटी की इमेजेस दे रहा है। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे कि जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम पृथ्वी के स्पेस में, कक्ष में भेजते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। देखो हमारी जो सैटेलाइट है वो 2 तरह की होती है।
जियोस्टेशनरी, भूस्थैतिक और सूर्य तुल्यकालिका सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो इन दोनों का अपना अपना काम है, अपने अपने तरीके से ये दोनों जो हैं आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। तो जो भूस्थैतिक उपग्रह है, इसका जो हमारी पोजीशन होती है वो भूमध्य रेखा के चारों ओर होती है। तो ये एक सर्कुलर मोशन में काम करती है, जबकि जो सूर्य तुल्यकालिक है वो हमारी पोल टू पोल यानी ध्रुव से ध्रुव की तरफ चलती है। ठीक है, तो अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे। ये वो उपग्रह होते हैं जिनका कोणीय वेग पृथ्वी के वेग के समान होता है, कारण धरती की तुलना में एक स्थान पर रुके दिखाई देते हैं। ये वे उपग्रह होते हैं जो ध्रुव से ध्रुव की ओर चक्कर लगाते हैं, हर अक्षांश को एक निश्चित समय पर काटता है। तो यहाँ पे क्या है, जो टाइम पीरियड है वो सेम है। इनकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ये 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ये उपग्रह संचार सेवा और मौसम पूर्वानुमान के काम आते हैं। ये सुदूर संवेदन के काम आते हैं। मतलब इनका काम क्या है, संचार सेवा, जो आप फ़ोन यूज़ करते हो, टीवी देखते हो, वो काम करना, या मौसम का पूर्वानुमान लगाना। इनका काम क्या है, इमेजेस इकट्ठा करते हैं किसी भी थीम के ऊपर, फसलों के ऊपर या फिर लैंड यूज़ में चेंज आ रहा है उसके ऊपर। तो ये आंकड़े इकट्ठा करने का काम करते हैं। उदाहरण जैसे इनसेट जो इंडिया की सैटेलाइट है, जॉम्स रशिया की, GOES-W USA की, इधर IRS इंडिया की है, नोवा USA की, स्पॉट फ्रांस की। ठीक है, ये हमारी दोनों सैटेलाइट किस तरीके से काम करते हैं। देखो, जियो स्टेशनरी, जियो का मतलब यहाँ पे पृथ्वी से आ जाता है। तो ये हमारी, जैसे ये सैटेलाइट है इधर, तो ये इधर ऐसे काम करती है, इक्वेटर से इधर। ठीक है, ये हमारी सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये इधर पोल से पोल की तरफ चलेगी। ये हमारा पोल है इधर। ठीक है, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ चलती है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, ये सैटेलाइट भी इसी तरीके से घूमती है, लेकिन ये यहाँ पर पोल से और हर अक्षांश को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर काटती है। सुदूर संवेदन का इतिहास और विकास कैसे हुआ। सुदूर संवेदन फोटो के साथ विकास का प्रारंभिक चरण शुरू हुआ था जब हमने सबसे पहले फ़ोटो ली थी। और वो कहाँ से ली थी, जैसे किसी ऊंची इमारत से, किसी मीनार से, या फिर कोई और ऊंचाई वाला जो भी स्थान है, वहाँ से हमने जब फ़ोटो लेना शुरू किया तो हमारा सुदूर संवेदन का जो चरण है वो शुरू हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध में इसका प्रयोग खुफिया ढंग से लिया गया। गुब्बारे की मदद से फ़ोटो को कैमरे में लटकाया गया और जो सेना थी उसकी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद वायुयानों का युग आया, तो वायुयान की सहायता से हमने वायु फोटो लिए जाने लगे। सुदूर संवेदन का वर्तमान दौर उपग्रह से जुड़ा हुआ है। अलग अलग गुणों वाले उपग्रह की मदद से हम नए नए दिनों की शुरुआत वायु क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है। तो नासा, इसरो, यूसा का सुदूर संवेदन के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ये वो एजेंसियां हैं जिन्होंने सुदूर संवेदन में नई नई तकनीक का विकास करके इस काम को आज इस लेवल तक पहुंचाया है कि भी हमें किसी भी स्थान की हाई रेजोल्यूशन की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेजेस जो हैं वो मिल जाती हैं। फिर सुदूर संवेदन के लाभ क्या क्या है। वृत्त क्षेत्र का मानचित्रण हम आसानी से कर सकते हैं। तत्वों का आकलन हम आसानी से कर सकते हैं। जो आंकड़े होते हैं हमारे वो अलग अलग मापने के ऊपर बने होते हैं। पुनरावृत्ति पॉसिबल हो पाती है। एक एरिया की हम पिक्चर कितनी भी बार ले लें, ये आसानी से यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है। विभिन्न विपरीत रंगों का प्रयोग, अलग अलग रंगों का हम यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उस एरिया की हमें इमेजेस मिल जाती हैं, हमें पता लग जाता है कि भी किस एरिया में मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, किस एरिया में कम। पूरी एवं नवीनतम सूचना हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। आँखों के परे देखने की शक्ति भी हमें देती है। जहाँ दुर्गम इलाके होते हैं, जहाँ पर हम नहीं जा पाते, उन एरियाज़ की पिक्चर्स भी हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं। ये हमारे कुछ उपग्रह हैं।
सूर्य तुल्यकालिक का प्रयोग कहाँ कहाँ पर, देखो स्पुतनिक 1 है, ये यूएसएसआर की सैटेलाइट है। ट्रायोस टेलीविज़न एंड इंफ्रारेड ऑपरेशनल सैटेलाइट यूएसए की। नोवा नेशनल ओशन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए। स्पॉट सिस्टम प्रोबेलर ऑब्जर्वेशन पैर फ्रांस की। फिर लैंडसैट है यूएसए की। आइकनोस भी यूएसए की। क्विकबर्ड यूएसए की। आईआरएस इंडिया की। ये सैटेलाइट्स के नाम हैं इधर। और ये किस कंट्री ने लॉन्च कर रखी है? तो भारत का जो इतिहास है सुदूर संवेदन का, भारत के सुदूर संवेदन कार्यक्रम की शुरुआत 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के साथ हुई थी। भारत का सुदूर संवेदन कार्यक्रम में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA जो कि हैदराबाद में है, इन दो एजेंसियों ने भारत में सुदूर संवेदन को एक पोजीशन पर पहुंचाने के लिए काफ़ी योगदान दिया है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में यूएसएसआर के सहयोग से कक्षा में स्थापित किया गया था। देखो 1972 में आयोग की स्थापना हुई, 1975 में हमने अपना पहला उपग्रह जो है वो कक्षा में स्थापित कर दिया था। धीरे धीरे भारत ने सुदूर संवेदन की खुद की स्वदेशी तकनीक विकसित की और इसमें सफलता भी प्राप्त की। तो अब हमारे पास PSLV, GSLV ये दोनों हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल है। इसके परिणाम स्वरूप अब भारत व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भी दूसरे देशों के उपग्रह छोड़ता है। इस क्रम में 2018 में इसरो ने एक साथ 100 उपग्रह छोड़े थे। ये है हमारे विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय स्पेस प्रोग्राम का पिता कहा जाता है। तो इन्होंने एक रिमोट सेंसिंग की नींव रखी थी एक तरह से। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ही इज़ द पर्सन जिसने के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, अगर रिमोट सेंसिंग शुरू हुई तो इन्हीं की वजह से हुई है। ये देखो हमारा जो फर्स्ट जो रॉकेट हमने छोड़ा था उसको साइकिल पे कैरी किया गया था इस तरीके से। इसके पार्ट्स अलग अलग हम लेकर गए थे और फिर जो हमारी लॉन्चिंग साइट थी वहाँ पर इन सभी पार्ट्स को हमने इकट्ठा किया और फिर हमने हमारा ये पहला रॉकेट छोड़ा था। ये सैटेलाइट इस तरह से स्पेस में है। जो भारत ने जो सैटेलाइट छोड़ी हैं उनकी एक लिस्ट है ये। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखो 1963 से 80s, फिर 2004, 2007, 2050 तो अभी आया नहीं है। तो अब तक हमारी ये पूरी जर्नी है कि हमने क्या क्या और कैसे कैसे रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में यहाँ पर काम किया।